आज जो हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज योर रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ठीक है। अभी रिटर्न्स में जब हम लोग बात करते हैं तो व्हाट वी से इसकी जितना भी कैलकुलेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, आईटीसी का कैलकुलेशन हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, जितना भी हम लोगों ने आउटवर्ड सप्लाई किया है, इनवर्ड सप्लाई किया है, इनवर्ड सप्लाई रिसीव किया है, ये सब आपका रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट है कि नहीं? जहां पे भी व्हाट वी से कि अपना टैक्सेस का बारी आएगा तो हम लोग व्हाट वी से एट द एंड, द एंड रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर टैक्सेशन कॉन्सेप्ट इज नथिंग इज गोइंग टू बी द रिटर्न्स। क्योंकि आप लोग जब तक रिटर्न्स फाइल नहीं करोगे तब तक गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि भाई क्या क्या आप लोगों ने किया है, क्या क्या किस तरह से आप लोगों का आता है। ठीक है। रिटर्न्स के इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला चीज, देयर विल बी मेनी रिटर्न्स अंडर जीएसटी। जीएसटी R1 है, जीएसटी R3 भी है, जीएसटी R4, 5, 6, 7, ऐसे करके अपने पास मल्टीपल रिटर्न्स हम लोगों को देखने मिलेगा। हर एक रिटर्न एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया हुआ है। एंड ऑल दीज पर्टिकुलर रिटर्न्स, जितने भी रिटर्न्स अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, दीज ऑल विल बी सेल्फ असेस्ड रिटर्न। सेल्फ असेस्ड रिटर्न का मतलब क्या होता है कि यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज इन द रिटर्न्स बाय योरसेल्फ। बाय योरसेल्फ का मतलब होता है कि एसएससी खुद भी कर सकता है, और अगर एसएससी खुद नहीं करता है तो इन दैट केस वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने कोई भी पर्टिकुलर बंदे से या फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू भी ये चीजें करवा सकता है। मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा, वो आके चेक करेंगे, वो आके ऑडिट करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट रहेगा वही रिटर्न्स के अंदर जाएगा। इट इज वॉट एवर यू थिंक कि आपके बिजनेस ने ये मंथ में इतना ऑर्डर से रेवेन्यू किया है, इतना टर्नओवर किया है, इतना आउटवर्ड सप्लाई किया है, इतना इनवर्ड सप्लाई किया है, तो आप सेल्फ एसेस, दैट इज गवर्नमेंट फर्स्ट हैंड पे मान के चल रहा है कि आप जो डेटा दोगे वो सही दोगे। इसके बाद आपका रिटर्न फाइल करने के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने रिटर्न में वजह से की मिस्टेक्स किया है या वजह से की कुछ मिसिंग है या डिटेल्स जो है वो आप लोगों ने डेलिबरेटली अगर मिसिंग किया है उसके अंदर, तो इन दैट केस व्हाट दे विल डू इज दे विल कैरी आउट द असेसमेंट प्रोसीजर जो हमने को मॉड्यूल 3 में पढ़ना है। ठीक है। तो फर्स्ट हैंड वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो इतने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, सबके बेसिस पे अगर मैं सबका कैलकुलेशन करूँ और फिर उनको बोलूँ कि भाई नहीं अभी आप लोग रिटर्न उसके हिसाब से फाइल करो, तो देन दैट विल नॉट बी पॉसिबल। बिकॉज उस केस में क्या होगा कि भाई डिलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए उन्होंने क्या बोला है कि नहीं नहीं, आप लोग सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे रिटर्न भरो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई हमको अगर कहीं पे लगता है कि डेटा मिसिंग है या कुछ इशू है तो इन दैट केस वी विल पॉइंट आउट दैट पर्टिकुलर रिटर्न। अदरवाइज जो आपने भरा है वो सही है, वो लेके आप लोग आगे बढ़ जाए। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट रिटर्न्स का? ठीक है। अगेन इंटर लेवल पे हम लोगों ने बेसिकली थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग ब्रशअप करेंगे, नया नया जो भी आएगा वो हम लोग यहाँ पे देखते रहेंगे। ठीक है। अगर हम लोग रिटर्न्स का पर्पस क्या होता है देखिए, तो सबसे पहला चीज ट्रांसफरिंग द इन्फॉर्मेशन टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप लोग जीएसटी R1 फाइल करते हो तो आप आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स देते हो, तो इट इज नथिंग बट गिविंग द इन्फॉर्मेशन टू दी गवर्नमेंट कि भाई देखो ये मंथ में मैंने इतना आउटवर्ड सप्लाई किया है। सिमिलरली 3B जब फाइल करते हो तो नेट लाइबिलिटी हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं कि भाई देखो जो आउटवर्ड सप्लाई मैंने जीएसटी R1 में दिया था उसके सामने मेरा इतना आईटीसी बनता है जो मैंने जीएसटी R2B से आ रहा है, और ये मेरा नेट इतना टैक्स लाइबिलिटी बनता है। तो इस तरह से इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग द इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इज कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दिस केस क्या हो जाता है कि भाई जो जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट के, वो लोग क्या कर देते हैं, ये टैक्स रिटर्न्स के थ्रू ये लोग कंप्लाई करवाने का ट्राई कर देते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है इससे, बिकॉज क्या होता है कि भाई देखो सिंपल है, 20 तारीख का अगर मेरा 3B का रिटर्न है, क्या ड्यू डेट है, तो इन दैट केस उस तारीख तक तो मेरा लाइबिलिटी डिसाइड हो जाएगा। कोई अगर ऐसा फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज बंदा कभी भी उठेगा कभी भी करेगा। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स फॉर टेकिंग द पॉलिसी डिसीजंस। तो ऑब्वियस है, जब डेटा रहेगा गवर्नमेंट के पास तो फर्दर जब डिसीजन होगा, फॉर एग्जांपल आगे क्या करना है, या जब जीएसटी काउंसिल बैठेगा आगे के डिसीजंस लेने के लिए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका डेटा उनके पास रहेगा तो कितने ऑल ओवर इंडिया जब लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं कि भाई ये मंथ में जीएसटी रिकवरी कम हुआ है, ये मंथ में आउटवर्ड सप्लाई कम हुआ है, तो व्हाट वाज द रीजन, इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड है, डिफ्लेशन है, क्या है, जो भी ये सब चीजें उनको पता चलेगी जिससे वो लोग पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ द एंटी इवेशन प्रोग्राम ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो कभी अगर उनको लगा कि आप लोग टैक्स इवेड कर रहे हो तो दे कैन कैरी आउट द मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट ऑल्सो, मतलब वो लोग भी खुद से उनका ऑडिट करवा सकते हैं। Filing of GST return helps in determining of the tax liability of the return filer. At the same time, it is also a huge bearing on the determination of tax liability of the other person with whom the former has entered into taxable activities. अब ये क्या बोल रहा है, जीएसटी जो है ना, इट इज अ चेन ऑफ एक्टिविटीज। एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, उसका इनपुट तीसरे का आउटपुट, ऐसा करके ये पर्टिकुलर पॉइंट चलता है। तो इस केस में क्या हो जाता है पता है क्या, जब ये इनपुट आउटपुट चलता है तो हर एक का रिटर्न किसी ना किसी के दूसरे का डेटा बताता है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आपने रिटर्न फाइल किया तो आपका तो लाइबिलिटी डिटरमाइन हुआ, बट सामने वाले का भी आपने कुछ ना कुछ डेटा उधर दिया है इन टर्म्स ऑफ इनपुट, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट,
जो भी डिटेल्स है वो आपने उधर फिल इन किया है, जिससे क्या होता है सामने वाला अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है या सामने वाला गलत फाइलिंग करता है तो उससे वो भी पकड़ा जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं दे कॉर्रोबोरेट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा एंड देन दे प्रिपेयर द एंटायर थिंग कि भाई हाँ ये बंदे का इतना होना चाहिए था, बट सामने इनके जितने भी व्हाट इज की इनपुट होल्डर्स है उन्होंने तो इतना दिया हुआ है, तो आउटपुट जो है वो मेरा बराबर नहीं आ रहा है। तो यही सारी चीजें उन लोगों ने बताई है अपने को, ठीक है। कितने रिटर्न्स अपने को पढ़ने हैं, तो दीज आर द काइंड ऑफ रिटर्न सेक्शन 37 से लेके वन, वो सॉरी सेक्शन 37 से लेके हम लोग को 45 तक अपने को पढ़ना है, इतने रिटर्न्स है, बाकी के थोड़े बहुत प्रोविजन है जो हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहली बात, ऑल द रिटर्न्स अंडर जीएसटी आर टू बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, जितने भी रिटर्न्स है इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होंगे। अपना मैनुअल रिटर्न वाला सिस्टम पूरा बंद हो चुका है, एवरीथिंग हैज बीन क्लोज्ड। जितना भी रिटर्न्स है वो सारा का सारा मैनुअल अपना इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा। कैलकुलेशंस आप करो, यूटिलिटी फाइल करो या डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे जाके अपना जाके सारा चीजें आप लोग फिल इन करके दे दो। ऑफलाइन जो है वो पर्टिकुलर चीजें अभी नहीं चलती है, डेटा आपको डालना ही पड़ेगा, अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशंस पे आते हैं, कॉमन पोर्टल में तो अपना जीएसटी पोर्टल आ गया। क्रेडिट नोट अपने को सबको पता है, when we want to decrease the value in the invoice we use the credit note. Casual taxable person is a person who is registered in one state but not registered in any of the other state, जिसको व्हाट इज कि अदर स्टेट में जाके अगर कुछ सप्लाई वगैरह करना है तो फॉर टेम्पररी टाइम बिंग वो स्टेट में जाके कैजुअल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। डेबिट नोट इज समथिंग विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ योर इनवॉइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हम लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हम लोग को पता है। एग्जाम सप्लाई जो टैक्सेबिलिटी के अंदर नहीं आता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। जीएसटी प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन बेसिकली जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है बट ही इज हैविंग द नॉलेज ऑफ जीएसटी, सो ही विल फैसिलिटेट द पीपल इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स एंड डूइंग द बेसिक वर्क। जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नॉट डू द थिंग्स विच आर इंटरेस्टेड ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज ऑडिट वगैरह करना, ये सब चीजें करना उनके पास नहीं होता है, बट दे कैन डू द बेसिक वाला पार्ट। तो ये एक नथिंग बट समझ लो कि एक बैकअप प्लान टाइप है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले लेते हैं एंड टैक्स कंसल्टेंट्स के नाम पे जब उन लोग बिजनेस ओपन करते हैं तो दीज आर द थिंग्स जो ये जीएसटी प्रैक्टिशनर्स या टीआरपीज जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स के अंदर, ये सेम लॉजिक पे चलता है। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस हमको पता है, इनवर्ड सप्लाई इज नथिंग बट अ सप्लाई व्हिच यू आर यूजिंग फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसके 4 ब्रांचेस है, तो इन दैट केस सारा का सारा परचेज एक ही ब्रांच करता है बट उसका यूज सारे ब्रांचेस करते हैं, तो सारा का सारा आईटीसी एक ही ब्रांच पे जमा हो जाएगा, बट एक्चुअली है तो वो 4 ब्रांचेस का। तो वहां पे वो क्या कर सकता है, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेके ही कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट आईटीसी व्हिच ही हैज रिसीव्ड टू द अदर ब्रांचेस। Non-resident taxable person, a person who is outside India coming into India for the purpose of selling the goods and services. आउटवर्ड सप्लाई का बात करते हैं तो दैट इज नथिंग बट एनी काइंड ऑफ सप्लाई, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये सब चीजें आप लोग की आ जाएंगी। प्रिस्क्राइब विच इज प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रॉपर ऑफिसर बंदा अपना होना चाहिए। क्वार्टर इज आपका मंथली। रेसिपिएंट हमको पता है कि भाई जो भी पर्सन कंसिडरेशन है तो जो कंसिडरेशन दे रहा है वो रेसिपिएंट है। इफ देर इज नो कंसिडरेशन इन केस ऑफ गुड्स, द पर्सन टू द गुड्स आर डिलीवर्ड। अगर सप्लायर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो इन दैट केस जिसको सर्विस हम लोगों ने सप्लाई किया है वो माना जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन हमको पता है जिसके पास रजिस्ट्रेशन है या ऑट टू बी रजिस्टर्ड, जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। रिटर्न हम लोग जो आज देखने वाले हैं, रिवर्स चार्ज बेसिस, दैट इज रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स। सप्लायर इंक्लूड्स द पर्सन हु इज मेकिंग द सप्लाई, हिज एजेंट एंड एवरीवन। टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई तो सिंपल है। वैलिड रिटर्न जिसके सारे पर्टिकुलर्स फिक्स है, जो मतलब जितना बोला है उतना सब पर्टिकुलर्स डाला हुआ है उसको बोलेंगे वैलिड रिटर्न। ओआईडीआर सर्विसेज, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था, नेटफ्लिक्स आ गया आपका, गूगल आ गया, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाएगी। एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवीज, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें आप लोगों की आ जाएगी। प्रोवाइडिंग डेटा इन irretrievable बाय एनी अदर पर्सन, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट्स, दैट इज जो मैंने आपको बताया हॉटस्टार है, ये सब लेंगे। डिजिटल डेटा स्टोरेज एंड ऑनलाइन गेमिंग। जीरो रेटेड सप्लाई इज सप्लाई जहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगता, जो हम एसीजेड को करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है एवरीवन? यस मैम। चलो ये ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग अपना रिटर्न्स के साथ। सेक्शन 37, सेक्शन 37 रेड विथ रूल 59(1) क्या बोलता है, देखो। The details of the outward supplies of both goods and services are required to be furnished by every registered person, including the casual registered person, except the following. तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, बेसिकली जितना भी सेल्स आप लोगों ने किया है उसका डिटेल्स आप लोग को देना है। देते किस में हम लोग इसको, जीएसटीआर 1 में हम लोग इसको देते हैं। जीएसटीआर 1 में जब हम लोग इसको देते हैं तो इससे क्या होता है कि भाई जितना भी आउटवर्ड सप्लाई आपने किया है वो पता चलता है।
फिर सामने क्या हो जाएगा, आप लोग का जब 3B वगैरह फाइल करोगे या 4 वगैरह फाइल करोगे तो डिटेल्स विल बी रिफ्लेक्टेड। किस किस को ये GSTR 1 का बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स नहीं देना पड़ता, ISD को नहीं देना पड़ता, बिकॉज इसका तो आउटवर्ड सप्लाई से कोई लेना देना ही नहीं है। इट इज जस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट, तो इसके लिए तो इनपुट काम करता है, आउटपुट काम नहीं करता। NRTP के लिए भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इसका कैलकुलेशन अलग चलेगा। पर्सन पेइंग अंडर टैक्स अंडर द कंपोजिशन लेवी, बिकॉज इसको भी आउटवर्ड सप्लाई देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तो डायरेक्टली टैक्स किस पे पे करता है, टर्नओवर पे पे करता है। तो इन दैट केस कितने ट्रांजेक्शन हुए क्या हुए इससे फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा टर्नओवर दिखाओ और सीधा सीधा आप लोग टैक्स पे कर दो, दैट इज द थिंग विच इज ओके। पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स, जो TDS डिडक्ट कर रहे हैं, तो टैक्स एट सोर्स अगर कलेक्ट कर रहा है तो इन दैट केस उसको भी TDS TCS वालों को भी करने की जरूरत नहीं है। सप्लायर ऑफ OIDR सर्विसेज, समझ में आया, टू द ऑनलाइन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो इन दैट केस उनको भी करने की जरूरत नहीं है। तो GSTR 1 का डिटेल्स जो हम लोग बात करें आउटवर्ड सप्लाई का, ये सबको करना है एक्सेप्ट ऑल दिस पीपल। ISD को नहीं करना है, NRTP को नहीं करना है, कंपोजिशन को नहीं करना है, TDS TCS वालों को नहीं करना है, OIDR वालों को नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, दैट इज नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को करना है, CTP दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को करना है। बाकी लोगों को जितने भी है उन लोगों को क्या करना है, GSTR 1 का डिटेल्स आप लोग का फाइल करना रहेगा। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, GSTR 1 जो है वो मंथली बेसिस पे जाएगा, ये तो क्वार्टरली बेसिस पे जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। GSTR 1 आपके पास QRMP का एक फाइलिंग स्कीम है, दैट इज GSTR 1 का क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, वो वाला अगर आप लेते हो तो GSTR 1 क्वार्टरली जाएगा, जिसमें हमने बोला था कि फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए हम लोग IFF यूज करेंगे, याद आया क्या दोनों को, इनवॉइस यस। फर्निशिंग फैसिलिटी वाला। यस मैम। हाँ, तो यही तो अगर आपने वो QRMP वाला स्कीम यूज किया है तो आपके लिए GSTR 1 क्वार्टरली जाएगा। अगर आपने QRMP वाला स्कीम नहीं लिया है तो इन दैट केस आप लोग के लिए क्या रह जाएगा, वो मंथली जाएगा। अगर नील GSTR रिटर्न है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। What is the due date of submitting GSTR 1? तो GSTR 1 is 10th of the immediate succeeding tax period, मतलब अगर मंथ है तो नेक्स्ट मंथ का 10th, अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर के बाद वाला 10th। ठीक है। अगर कमिश्नर को कभी लगा या कुछ इशू है या कुछ ऐसा है तो इन दैट केस वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। सिंपल। QRMP स्कीम है तो 13th उन्होंने बोला है, अभी देखो ये तो अपना टाइम लिमिट किसमें बोला हुआ है, एक्ट के अंदर बोला हुआ है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। थोड़ा सा उन लोगों ने व्हाट वी से वी कैन टर्न करके रखा है, कमिश्नर ने पावर्स को यूज करके रखा है, और उन्होंने फाइनली क्या बोला कि भाई देखो, एक्सटेंड करके उन्होंने फाइनल ये डेडलाइंस अपने को दे दी है कि अगर QRMP स्कीम है तो 13th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, एंड अगर अदर्स है मतलब मंथली मंथली वाला पार्ट है तो 11th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 10 का उन्होंने 11 कर दिया। और QRMP स्कीम अगर है तो 13 तारीख हो गया आपके क्वार्टर एंड के बाद। ठीक है। IFF का फैसिलिटी हम लोगों ने देखा था QRMP स्कीम वाला, इसमें क्या होता है, सिंपल है। जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो इन दैट केस डेटा विल बी गोइंग टू द डिपार्टमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो अब उस केस में समझो अप्रैल मई जून का कैलकुलेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो अप्रैल मई और जून ये तीनों का आउटवर्ड सप्लाई जितना भी आपने किया है, दिस विल बी गोइंग टू द गवर्नमेंट बाय 13th ऑफ जुलाई। गवर्नमेंट को ये कब तक जाएगा, 13th ऑफ जुलाई तक जाएगा। अब उस केस में प्रॉब्लम क्या हो गया, चलो जुलाई जून मंथ का तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जून मंथ का डेटा जो है वो 13 जुलाई तक चला गया। जब भी बंदा रिटर्न फाइल करेगा आपका, व्हाट इज कि जुलाई मंथ में जब सामने वाला बंदा रिटर्न फाइल करेगा तो आपका आउटवर्ड सप्लाईज उसका इनपुट, तो उसको इनपुट मिल जाएगा, बिकॉज जून मंथ का प्रॉब्लम नहीं है। बट अप्रैल और मई ये 2 महीने का क्रेडिट लेने के लिए भी उसको कब तक रुकना पड़ेगा, जुलाई मंथ तक रुकना पड़ेगा, जब जून मंथ का रिटर्न फाइल होगा। तो दिस इज नॉट डन जस्ट बिकॉज सप्लायर इज opting for some scheme which is what is say having the return payment and everything on the basis of quarterly। सामने वाला बंदा अपना क्यों वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करे 2 महीने के लिए, अप्रैल महीने का 2 महीने के बाद क्रेडिट मिलेगा, मई महीने का 1 महीने के बाद क्रेडिट मिलेगा। तो ये जो 2 या 1 महीने का बफर है ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने IFF निकाला। IFF निकाल के उन्होंने क्या बोला, अप्रैल महीने के लिए और मई महीने के लिए ऐसे जितने भी इनवॉइसेज है जो आपको चाहिए कि सामने वाला इसका क्रेडिट लेने वाला है, अप टू 50 लाख रुपीज आप क्या कर दो, अपलोड कर दो अंडर दी IFF फैसिलिटी। टैक्स तो आप मंथली पे कर रहे हो, वो तो अपने को बोला हुआ ही था। क्वार्टरली जब रिटर्न फाइल करोगे तो जितने भी बचे हुए इनवॉइसेज हैं जिनको क्रेडिट नहीं लेना है या जो 1 महीना 2 महीना रुक सकते हैं, आप उनका डायरेक्टली GSTR 1 के अंदर फाइलिंग करो। मतलब आपके पास ऑप्शन है, कुछ कुछ डिटेल्स आप IFF में डाल सकते हो, कुछ कुछ डिटेल्स आप लोग डायरेक्टली क्वार्टरली रिटर्न में डाल सकते हो। IFF कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है, करेक्ट है। इससे क्या होता है, IFF में जब आप डेटा डालते हो सामने वाले के 2B में क्रेडिट लेने के लिए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑन द मंथली बेसिस ओनली। अप्रैल मंथ का अप्रैल मंथ में मतलब अप्रैल का अप्रैल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मई का मई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
जून का तो जीएसटीआर 1 के साथ ही चला जाएगा, तो जब आप जुलाई में रिटर्न फाइल करोगे तब ले सकते हो। लॉजिक क्लियर हुआ? याद आया कैसा? हमने इसके ऊपर यस बहुत मैम। डिस्कशन किया हुआ था, तो बस वही दिया हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बोला देखो, the facility of furnishing the details of invoices in IFF has been provided so as to allow the supplies to be fully reflected in GSTR 2A and GSTR 2B of the concerned recipient. Otherwise, in case where the buyer has made purchases for opting under QRMP scheme, he could not have claimed the full ITC, but due to introduction of IFF, such delay as details submitted using IFF will be reflected in 2A, 2B, 4A, 6A of the recipients as the case may be. फर्स्ट एंड सेकंड मंथ के लिए रहता है, जो हम लोगों ने देखा था कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव 50 lakhs तक आप लोग कर सकते हो। Invoices are to be furnished in IFF till 13th of the succeeding month. After 13th आपका IFF जो प्रीवियस मंथ का है वो बंद हो जाएगा। तो IFF में कब तक डालना रहता है? अप्रैल का आपका IFF का फैसिलिटी ओपन रहेगा अप टू May 13th। मई का ओपन रहेगा अप टू June 13th। एंड जून का तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, बिकॉज July 13 तक तो आप GSTR 1 ही फाइल कर दोगे आपका क्वार्टर। इनवॉइसेज आर टू बी फर्निश्ड इन 13th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा। एज अ फैसिलिटेशन मेजर कंटिन्यूस अपलोडिंग ऑफ द इनवॉइसेज वुड आल्सो बी प्रोवाइडेड। मतलब मंथ एंड के बाद 1 से लेके 13 तक आप क्या कर सकते हो, अपलोड करते चालू कर सकते हो। तो नॉट नेसेसरी कि एक ही दिन पे बैठ के आप ये सब डेटा फाइलिंग करो। आप अगर आज मैंने 4 इनवॉइसेज अपलोड किए, कल मैंने 15 इनवॉइसेज अपलोड किए, दिस विल ऑल्सो डू, दैट इज नॉट एन इशू। The details of the invoices furnished using IFF in the first 2 months are not required to be again filled in GSTR 1 because वो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। 2 महीने आपने IFF के अंदर 50-50 लाख तक का डेटा डाला है, वो ऑटोमेटिकली जब आप GSTR 1 फाइल करोगे तो उतना डेटा वापस नहीं डालना पड़ेगा। दैट विल बी ऑटो रिफ्लेक्टेड, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग डायरेक्टली। There will be no late fees applicable on late filing of the IFF as neither mandatory not allowed to be filed after due date. However, if the registered person does not opt to upload the invoices using IFF, तो उसको सारे इनवॉइसेस तीनों मंथ्स के एक साथ अपलोड करने पड़ेंगे वाइल GSTR 1 का फाइलिंग। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपके जो रेसिपिएंट्स है, अगर वो लोग क्रेडिट नहीं लेते हैं या अगर उनको क्रेडिट व्हाट इज की लेट भी लिया तो भी चलेगा, तो इन दैट केस आप IFF यूज नहीं करते हो तो इट इज ओके। बट अगर आपका सामने वाले बंदे को क्रेडिट की जरूरत है, उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, इशू होगा, तो इन दैट केस इट इज बेटर फॉर यू टू यूज द IFF फैसिलिटी, अदरवाइज आपकी बिजनेस पे प्रॉब्लम आ सकता है। What are the cases where registered person is debarred from furnishing the outward supplies under GSTR 1 and IFF? A registered person shall not be allowed to fill the details of the outward supplies for tax period if outward supplies of any previous tax period has been not furnished. तो ऑब्वियस है, अगर आपका प्रीवियस कोई मंथ का GSTR 1 बचा हुआ है, तो आप अगर ये मंथ में आ रहे हो तो आपको पहले वो प्रीवियस मंथ का फिल इन करना पड़ेगा, देन करंट मंथ का फिल इन करना पड़ेगा। However, the government may, on the recommendations of the council, subject to condition and restriction, allow the registered person or class of the registered person to furnish outward supplies even if he has not furnished the details of previous outward supplies. अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, देखो वो तो गवर्नमेंट ने पावर दे के रखा है, कभी लगा तो वो लोग कर सकते हैं। A registered person shall not be allowed to furnish the details of the outward supplies in GSTR 1 if he has not furnished the return in the form GSTR 3B for the preceding month. लास्ट मंथ का आपने GSTR 1 फाइल किया था बट 3B फाइल नहीं किया था, मतलब आपने डिटेल्स दिया था, सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया है बट आपने 3B फाइल नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं गया। ये लाइन समझ में आया क्या? यस। सॉरी। समझा मैम। हाँ, तो इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रफुल्ल कोई सप्लाई कर रहा है कल्पिता को, तो प्रफुल्ल ने अपना GSTR 1 फाइल कर दिया एज एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेल टू कल्पिता। तो GSTR 1 में जैसे रिफ्लेक्ट हो गया तो कल्पिता को 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, कल्पिता ने उसका क्रेडिट ले लिया। बट एट द सेम टाइम प्रफुल्ल ने GSTR 1 के बाद उसका 3B फाइल नहीं किया, मतलब वो पैसा तो गवर्नमेंट को पहुंचा ही नहीं, बिकॉज लाइबिलिटी अराइजेस व्हेन यू फाइल द 3B। तो इन दिस केस नेक्स्ट मंथ जब आएगा, तो नेक्स्ट मंथ में प्रफुल्ल जब GSTR 1 फाइल करने जाएगा तो वो उसको फाइल करने ही नहीं देगा, बोलेगा पहले लास्ट मंथ का 3B फाइल करो, पहले उसका टैक्स पे करो, फिर आप ये मंथ का GSTR 1 फाइल करो। A registered person opting for QRMP scheme shall not be allowed to furnish the details of the outward supplies in GSTR 1 or using IFF if he has not furnished the returns of GSTR 3B for the tax period. तो अगेन आपने अगर GSTR 3B फाइल नहीं किया है फॉर द क्वार्टर, तो इन दैट केस आपको GSTR 1 या IFF भी फाइल करने के लिए नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। A registered person to whom the intimation has been issued under the common portal of 88C in respect of the period shall not be allowed to furnish the details of the outward supplies for subsequent unless he either deposits the amount specified in the intimation or has furnished a reply stating the amount of remaining unpaid under the provisions of 88C। तो ये हम लोग नीचे जाके पढ़ेंगे 88C का रूल क्या है। तो उसके अंदर अगर कोई डिमांड आता है आप लोगों को, तो दैट डिमांड इज टू बी पेड बाय यू। अगर आप पे कर देते हो विद इन द गिवन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तो आपको क्रेडिट मिलेगा, बट अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली एक और रूल है आप लोगों का 88D का, जिसमें हमको क्या है कि एक्सेस ITC अगर आपने यूटिलाइज करके रखा है, तो इन दैट केस अगर एक्सेस ITC आपने यूटिलाइज करके रखा है
तो गवर्नमेंट कैन इशू यू अ नोटिफिकेशन कि भाई एक्सेस कैसे यूटिलाइज किया। या तो आप बोलोगे कि अच्छा गलती हो गया तो आप रिवर्स कर दोगे, या तो आप बोलोगे कि भाई नहीं नहीं गलती नहीं हुआ है, दैट इज द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा इतना आईटीसी बनता है, एंड सो आई एम एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू द सेम। तो आप अगर ये सब चीजें करते हो, आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। A registered person shall not be allowed to file the GSTR1 and IFF. He has not furnished the bank account details. तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपका एक बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, कैश लेजर में पैसे डाल सकते हो, या आपका कोई रिफंड है तो वो आपको क्रेडिट हो सकता है एंड ऑल उसके लिए। तो अगर आपने वो बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किया है, तो इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल टू फाइल द व्हाट इज की रिटर्न। Taxpayer cannot file returns GSTR1 before the end of the current tax period. However, CTP and after the closure of the business कर सकते हैं। Cancellation of GSTN of the normal taxpayer हुआ है तो वो लोग कर सकते हैं। A taxpayer who has applied for the cancellation of registration will be allowed to file the GSTR1 after confirming the receipt of application. GSTR1 का कंटेंट क्या क्या होता है, तो दो टाइप के कंटेंट अपने को पढ़ना है, एक बेसिक डिटेल्स, एक बाकी का डिटेल्स। सबसे पहले आपका आ जाएगा जीएसटीआईएन, लीगल नेम बिजनेस का क्या है, ट्रेड नेम क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर, बिकॉज इससे बहुत सारी चीजें ट्रिगर होती है तो वो एक बार दे दो। ईयर एंड मंथ आपको देना पड़ेगा, ये सब ऑटो पॉपुलेटेड आते हैं, आपको कुछ भी डिटेल्स इसके अंदर भरनी नहीं पड़ती है। अभी तो तुम दोनों जन ने किया ही होगा, दोनों जन ने किया है जीएसटीआर1 का फाइलिंग। यस मैम, किया है। जी एस टीम नहीं किया है मैम। अच्छा, प्रफुल्ल ने नहीं किया, कल्पिता ने किया है। हाँ मैम, किया है। ओके, चलो। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली बेसिक डिटेल्स है। अभी जैसे इसमें देखोगे ना, अगर आप, तो इसमें बेसिक डिटेल्स से फिल इन आता है, आपका जीएसटीएन फिल करके आता है, लीगल नेम फिल करके आता है, ट्रेड नेम आपने स्टोर करके रखा है तो फिल करके आ जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का दिखेगा आप लोग को, ईयर एंड मंथ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एचएसएन वाइज समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज, तो जितना भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया उसका एचएसएन वाइज, दैट इज एचएसएन कोड्स जो अपने पढ़े थे हार्मोनाइज सिस्टम वाला, वो कोड वाइज एक समरी दे दो, ये मंथ में ये एचएसएन का कितना सप्लाई किया, ये एचएसएन का कितना सप्लाई किया। डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इशू किए थे, दैट इज इनवॉइस इशू किया था, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, वो सब डिटेल्स आप लोग दे दो। अभी यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स कैसे देना है, B2B सप्लाईज इंक्लूडिंग द यूआईएन होल्डर, तो जितना भी आपने बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज किया है वो आप लोग दे दोगे इंक्लूडिंग द यूआईएन होल्डर्स। ये क्यों, बिकॉज ये लोग सबसे ज्यादा क्रेडिट लेने वाले लोग हैं, B2B वाले लोग। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर तो जनरली क्रेडिट लेता नहीं है, बट बिजनेस टू बिजनेस किया तो वो क्या कर लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। सेकंड आता है B2C, इंटरस्टेट सप्लाईज, वेर इनवॉइस वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, बिकॉज ये बड़े ट्रांजेक्शन हो गए जो कस्टमर्स ने किए हैं। तो इन दैट केस B2C इंटरेस्ट रेट, एक तो पहली बात इंटरेस्ट रेट है, दूसरा वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है। सेकंड, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ अदर B2C सप्लाईज, इसके अलावा जितना B2C सप्लाई बचा, दैट इज इंट्रास्टेट पूरा B2C सप्लाईज, इंटरस्टेट वेर वैल्यू इज लेस देन 1 लाख, ये सब छोटे मोटे सप्लाईज है। इस पे क्रेडिट सामने वाला बंदा वैसे भी नहीं लेने वाला है, तो उसका कंसोलिडेटेड डिटेल्स ले लो, मतलब इनवॉइस वाइज डिटेल्स इनका देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो, इट इज वेल इनफ एंड ओके फॉर दैम। जीरो रेटेड सप्लाईज जो है आप लोगों का वो अलग से दे दो। डीम्ड एक्सपोर्ट, जितना भी आपने करके रखा है, दैट इज SEZ और इनको सप्लाई करके रखा है वो दे दो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये मंथ में कितने इशू किए उसका लिस्ट दे दो। नेल या एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी आइटम्स कितना सेल किया है उसका लिस्ट अलग से दे दो। अमेंडमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड, अगर कुछ लास्ट मंथ का कुछ अगर रेक्टिफिकेशन है, जो लास्ट मंथ आपने फाइल किया था बट कुछ गड़बड़ है, या आपको अभी पता चला कि कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, वो भी ये मंथ में डाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडवांसेस एडजस्टेड, तो जितना भी एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड है आप लोगों का, बिकॉज वी नो कि अगर आप लोगों का व्हाट वी से कि गुड्स है, तो गुड्स के केस में तो एडवांसेस पे टैक्स नहीं लगता है। सर्विसेज के केस में आपका जो है उस पे एडवांसेस पे आपका क्या रहता है कि 1,000 के ऊपर अगर जाता है तो आपको टैक्सेबिलिटी लेना पड़ता है। तो इन दैट केस सर्विसेज के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांसेस वगैरह भी देना पड़ेगा। प्लस रिसीव कितना हुआ, एडजस्ट कितना किया, मतलब लास्ट मंथ का एडवांस रिसीव हुआ था बट ये मंथ हमने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दिया या गुड्स दे दिया है, तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन आ गया है, तो वो एडजस्ट भी तो अपने को ये मंथ करना पड़ेगा, तो वो डिटेल्स भी आपको देना है। GST is a destination based consumption tax, hence revenue is transferred to the state where the place of supply is done. Since place of supply is crucial for determining every state and in the tax revenue, GSTR1 के अंदर place of supply भी आपका आ जाता है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट वो सब चीजें भी आपको पता चलती है। कंटेंट समझ में आया। यस मैम। चलो, what kind of details of the outward supplies are required to be furnished in GSTR1 and IFF, क्या क्या डिटेल्स अपने को देना पड़ेगा, तो देखो सिंपल है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, B2C अपना बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन। B2C में जनरली सामने वाला क्रेडिट नहीं लेता है, B2B में सामने वाला क्रेडिट लेता है, ये अपना लॉजिक है। आउटवर्ड सप्लाईज में क्या क्या जाएगा, अगर इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज है, रजिस्टर्ड पर्सन को जब आप करते हो, सिंपल देखो, जो जो बंदा क्रेडिट लेने वाला है उसका आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा। जो जो बंदा क्रेडिट नहीं लेने वाला है उसका आप लोग कंसोलिडेटेड, दैट इज अमाउंट को कंबाइन करके भी अगर एक अमाउंट दे दोगे तो भी चल जाएगा।
तो उन्होंने क्या बोला, डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड यूजिंग आईएफएफ शेल इंक्लूड इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो क्रेडिट लेने ही वाला है, तो इन दैट केस आपको उसका इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा। डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर सच इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली, तो जो भी जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइसेस इशू किया था उनका अगर कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। From the above discussion, it can be inferred that IFF shall include invoices pertaining to B2B supplies, irrespective of whether they are interstate or intrastate. This is also because these recipients will take ITC. ये लोग ITC लेने वाले हैं तो इसके लिए भले इंटरस्टेट हो इंट्रास्टेट हो आपको इनका इनवॉइसेस अपलोड करना है। अदर देन दैट, details of outward supplies, details of invoice and revised invoices issued in relation to supplies made by him to the registered and unregistered person, that is B2B and B2C debit note and credit note in GSTR1 देना पड़ेगा। Additional details of the amendments of details of the outward supplies of goods and services or both in GSTR1A as per the registered person। अभी 1A में क्या जाता है, तो 1A इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट जहाँ पे आपने कुछ 1 में फाइल कर दिया है बट आपको कुछ लग रहा है कि अरे गड़बड़ हो गया, तो आप GSTR1A में इसको रेक्टिफाई करके दे सकते हो, अमेंडमेंट्स दे सकते हो। इनवॉइस वाइज डिटेल्स, कंसोलिडेटेड डिटेल्स, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, तो सिंपल है देखो, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइस वाइज डिटेल्स लगेगा बिकॉज पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसने भले 5 रुपए का ट्रांजेक्शन आपके साथ क्यों ना किया हो, आपको डेटा पूरा देना पड़ेगा इनवॉइस वाइज। इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जहाँ पे इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, दैट इज B2C सप्लाईज बट 1 लाख से ज्यादा का है और वो इंटरस्टेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड डिटेल्स किसका देना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जितना भी इंट्रास्टेट आपने किया है वो पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरस्टेट में लेस देन 1 लाख वाला, क्योंकि 1 लाख के ऊपर है तो हमने इनवॉइस वाइज मांगा था, तो अगर 1 लाख से कम है तो आप कंसोलिडेटेड दे दो। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट तो आपको इनवॉइस वाइज ही देना पड़ेगा। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट B2B सप्लाईज तो सारा का सारा इनवॉइस वाइज जाएगा। B2C में 2 स्प्लिट है, इंटरस्टेट मोर देन 1 लाख अलग है, बाकी सारा अलग, ठीक है। इनवॉइस रिलेट्स टू डिटेल्स कैन बी अपलोडेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ IFF एंड GSTR1। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप ये डिटेल्स फिल इन कर रहे हो GSTR1 के अंदर जो इनवॉइस वाइज डिटेल्स जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि भाई आप अगर डेट आपका 11th है तो आप 11th को ही बैठ के कर रहे हो, या IFF के थ्रू 13th है तो 13th को ही कर रहे हो। पूरे मंथ में आप कभी भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें डार्क डिटेल्स डालते रह सकते हो, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ इनवॉइसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, ओनली सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फील्ड्स विल बी रिक्वायर्ड। तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि इनवॉइस को पूरा स्कैन करके अपलोड करना है, बेसिक डिटेल्स आपको जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो पूछेंगे, वहां पे आप इनपुट करोगे एंड इट इज डन। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इन इनवॉइस नीड नॉट बी फर्निश्ड, ओनली HSN वाइज अगर आप दे दोगे तो भी चल जाएगा। इंडिकेशन ऑफ मिनिमम HSN कोड कितना देना रहता है, अगर आपका एनुअल टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू 5 करोड़ है तो B2B सप्लाई के लिए 4, B2C के लिए ऑप्शनल है 4, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। मोर देन 5 करोड़ है तो सबके लिए 6, B2B हो B2C हो आपको 6 का डिटेल्स देना पड़ेगा। हाउ आर द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड इन द करंट पीरियड अमेंडेड, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है देखो, in case where taxpayer after filing the return under GSTR1 realizes that some amendments are required, तो उनके पास एक ऑप्शनल फॉर्म है GSTR1A का, वो लोग फाइल कर सकते हैं। This allows him to add any particulars of the current tax period missed out in reporting of GSTR1 of current period and amendments if any, including IFF जो भी आपने डिक्लेयर करके रखा है वो भी आ जाएगा। A registered person may after furnishing the details of the outward supplies of the goods in GSTR1 but before filing of 3B, वो क्या कर सकते हैं, GSTR1A के अंदर ये डिटेल्स आप लोगों का फाइलिंग कर सकते हैं। GSTR1 का ड्यू डेट अपना 11 तारीख है, GSTR3B का अपना 20-21 तारीख आएगा, तो उसके बीच में आप क्या कर सकते हो, GSTR1A का फाइलिंग कर सकते हो। की फीचर्स GSTR1A का क्या है, पहली बात ऑप्शनल है, आपको अगर लगा कुछ मिस्टेक है तो ही फाइल करना है, अदरवाइज नहीं फाइल करना है। वंस ही फाइल कर सकते हो एक रिटर्न पीरियड के लिए। इट अलाउज टू अमेंड द रिकॉर्ड्स, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ दिस आर मेड ऑन द लायबिलिटी ऑफ द 3B, मतलब समझो जून मंथ का कुछ अगर मैंने GSTR1 फाइल किया है इन द बाय 11th जुलाई तक, 11th जुलाई के बाद 20-21 तारीख के पहले मुझे पता चला कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो मैंने GSTR1A फाइल किया है 17 तारीख को। ये 1A का रिफ्लेक्शन जो रहेगा वो मेरे 3B में यही मंथ में आ जाएगा, मतलब जब मैं 20-21 तारीख का रिटर्न फाइल करूंगी वही मंथ में आ जाएगा। बट सामने वाले बंदे को इसका क्रेडिट, अगर कुछ क्रेडिट मिलने वाला है सामने वाले बंदे को, तो उसको उसका क्रेडिट ये मंथ में नहीं मिलके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, ये मंथ में उसको नहीं मिलेगा। कैसे दिया है देखो, एट रेसिपिएंट एंड द ITC for supplies declared or amended by 1A will be available to the recipient in GSTR to be generated for the next tax period। ऊपर देखोगे आप लोग तो GSTR3B में कब रिफ्लेक्ट हो जाता है, सप्लायर के सेम टैक्स पीरियड में, बट रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट कब मिलेगा, नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर। तो 1A क्या करता है, 1A से आपका लाइबिलिटी बराबर हो जाता है, जिससे आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा एंड ऑल,
बट सामने वाले के क्रेडिट के तो इशू इशू हो गया, बिकॉज इट विल बी रिसीव्ड ओनली इन द नेक्स्ट मंथ, तो एक महीने के लिए उतना क्रेडिट उसका अटक जाएगा. इट कैन बी अमेंडेड ओनली इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल, इधर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर. जीएसटीआर बने का कोई ड्यू डेट नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड दे दिया है 1 फाइलिंग के बाद 3 के पहले. ठीक है. फॉर क्यूआरएमपी जीएसटीआर बने शैल बी अवेलेबल आफ्टर द क्वार्टरली फाइलिंग, बिफोर जीएसटीआर जो 1 फाइल कर दो 3B के पहले. The supplies reported in GSTR 1 of the current tax period, including those declared in IFF for month 1 and month 2, can be amended by GSTR 1A quarterly. आप लोग कर सकते हो, और ये फिर कंपैरिजन होगा विद GSTR 1 क्वार्टरली एंड GSTR 3B क्वार्टरली. देयर विल बी नो सेपरेट अमेंडमेंट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर M1 M2. मतलब जो IFF में मंथ 1 मंथ 2 का आप डिटेल्स फाइल करते हो उसके लिए कोई अलग से नहीं, वो सब IFF के थ्रू ही होगा. ठीक है. In case were required to be made in GSTR 1, the same can be rectified through GSTR 1 of the subsequent tax period only. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, समझो 3B फाइल करने के बाद आपको कुछ मिस्टेक मिलती है तो फिर अपना IFF का भी सॉरी GSTR 1A का भी टाइम लिमिट जा चुका है, बिकॉज वो तो 3B के पहले करना है. तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ का जब GSTR 1 फाइल करोगे तभी ही आप लोग इसको कर सकते हो. हाउ आर द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन द प्रायर पीरियड अमेंडेड. तो प्रायर पीरियड का अमेंडमेंट कैसे करोगे, तो GSTR 1 में अगर आप देखोगे, हमने जब डिटेल्स देखा तो इधर हमने एक लास्ट नीचे देखा था अमेंडमेंट्स फॉर प्रायर पीरियड, सेकेंड लास्ट आइटम. तो यहाँ पे आप डिटेल्स फाइलिंग करके क्या कर देते हो, अगर कुछ प्रायर पीरियड का अमेंडमेंट है जो आपने GSTR 1A के थ्रू नहीं किया था तो आप वो यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो. Table 9, 10 and 11 of GSTR 1 provides the amendment in details of the outward supply. The details of the original debit note, credit note, refund vouchers issued by the taxpayer in the current tax period, ये सब भी आपका टेबल 9 के अंदर जाता है. Ordinarily in the amendment table, the supplier is required to give the details of original invoice, particulars which have been wrongly entered in GSTR 1 of earlier month, and now जो आप amend कर रहे हो वो वाला पार्ट भी आपका आ जाएगा. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर एरर नोटिस होता है तो इन दैट केस आप शॉर्ट पेमेंट जितना भी किया या रॉन्ग पेमेंट जितना भी किया उसका इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करके रेक्टिफाई कर सकते हो. ठीक है. टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन इज ईयर एंड होने के बाद 30 नवंबर, या तो एनुअल रिटर्न का फाइलिंग विच एवर इज अर्ली, तब तक आप इसको कर सकते हो. नील GSTR 1 सिंपल है, अगर आपका ये मंथ में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी डिटेल्स नहीं है आउटवर्ड सप्लाई का, सिंपली थ्रू एन SMS आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपको कोई भी डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ GST एंड हैज टू फाइल द GSTR 1 फॉर एक्टिव पीरियड. जितना भी चल रहा है उतना पीरियड का तो फाइल करना ही पड़ेगा. अगर NRTP से आप कंपोजिशन में आ गए हो तो इन दैट केस GSTR 1 विल बी फाइल्ड अप टू द पीरियड, even if the delay in filing would accept the invoices for the period prior to the conversion. तो जितना भी कन्वर्जन के पहले तक का GSTR 1 था वो तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या बोला, देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडर GST इज टाइमली अपलोडिंग ऑफ द डिटेल्स इन GSTR 1. व्हाई? बिकॉज अगर आप GSTR 1 में डिटेल्स को टाइमली अपलोड नहीं करते हो तो इन दैट केस द प्रॉब्लम क्रिएट्स इज क्रिएटेड नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर द रेसिपिएंट ऑल्सो. आपके लिए तो है ही प्रॉब्लम, बट सामने रेसिपिएंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका अगर GSTR 1 में फाइलिंग नहीं हुआ तो आप एटलीस्ट 1A फाइल करके क्या कर सकते हो, 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप तभी के तभी पेमेंट कर सकते हो. बट द पर्सन हु इज द रेसिपिएंट विल गेट द क्रेडिट ओनली इन द नेक्स्ट मंथ. तो इन दैट केस आपका जो इनवॉइसेस अपलोडिंग है वो करंट मंथ में ही प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर अपलोड हो जाना चाहिए. इट इज बिकॉज बिजनेसेस जो है वो वर्किंग कैपिटल स्ट्रिंजेंट चलते हैं. तो इन दैट केस इफ एट ऑल अगर आप फाइलिंग नहीं करते हो प्रॉपरली तो इन दैट केस इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम मेजरली फॉर द रेसिपिएंट. आगे जाके फिर वो बंदा आपके साथ डील नहीं करेगा. तो दैट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इट इज बेटर कि आप लोग उसको करके रखो. मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग ऑफ द GSTR 1 इज 3 years. 3 years के बाद फिर आपको फाइलिंग नहीं मिलेगा. उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह चलेगा उसके हिसाब. चलो नेक्स्ट आगे बढ़े. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज. अभी हम लोग व्हाट वी से वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हम लोगों ने आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स GSTR 1 में फाइल कर दिया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि अपना अपना क्रेडिट कितना एलिजिबल है. तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन योर GSTR 2A एंड GSTR 2B. ठीक है. The details of the outward supplies furnished by the registered person under section 37(1), they will be auto generated in your ITC का statement which is your GSTR 2A and 2B. ठीक है. सिंपल है. अगर सप्लायर आप लोगों का रिटर्न्स दैट इज GSTR 1 प्रॉपरली फाइल करता है, GSTR 1 में आपका डेटा प्रॉपरली देता है,
तो यू बीइंग द रेसिपिएंट आपको ये डेटा पूरा का पूरा आपके जीएसटीआर 2A 2B में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, जीएसटीआर 2A एंड 2B इज एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, इसके अंदर मैन्युअल एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल द सप्लायर फिल्स इन द डिटेल्स, तब तक आपको डिटेल्स नहीं दिखेगा। आपको डिटेल्स दिखने के लिए क्या चाहिए, आपको जीएसटीआर वन जो है वो सामने वाला जब तक फाइल नहीं करेगा तब तक आपके 2B के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें रहती है। डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द आईटीसी में बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, में बी अवेलेबल बिकॉज ब्लॉक क्रेडिट्स वगैरह रहेगा तो वो सबका आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, तो वो अपने को निकालना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई इस ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट के अंदर सारा आईटीसी आपको रहेगा, जिसमें आपका क्रेडिट मिल भी सकता है और क्रेडिट नहीं भी मिल सकता है। सेकंड इज डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज विच कैन नॉट बी अवेल्ड, ये तो पक्का ही पता है कि नहीं मिलेगा। वेदर होनली और पार्टली बाय द रेसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ द डिटेल सप्लाईज फर्निश्ड बाय अंडर 37(1), क्या क्या नहीं मिलेगा। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन within such time of taking the registration as may be prescribed by any registered person who has defaulted in the payment of the tax when default has continued for such tax period as may be prescribed। तो जितने महीने के लिए आपने बोला तो 3 टैक्स पीरियड के लिए आप लोगों ने अगर रिटर्न टैक्स पे नहीं किया है तो इन दैट केस आपका जो आईटीसी है वो एलिजिबल नहीं होगा। बाय रजिस्टर्ड पर्सन आउटवर्ड टैक्सेबल टैक्स पेबल बाय whom in accordance with GSTR fund exceeds the output tax liability paid by him as within the prescribed limit। मतलब आपके जीएसटीआर 1 का लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल समझो 1 लाख रुपया था, बट आपने पे सिर्फ कितना किया जीएसटीआर 3B के अंदर 60,000 रुपीज। तो अगर ये डिफरेंस दिख रहा है जहाँ पे जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपका लाइबिलिटी ज्यादा है बट जीएसटीआर 3B के हिसाब से आपका लाइबिलिटी आपने कम पे किया है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट। By any registered person who during such tax period as may prescribed has availed the ITC of the amount that exceeds the credit available to him in accordance with the A by such limit as may prescribed। तो ए में हम लोगों ने क्या बोला कि भाई कितना आईटीसी तुमको मिला है, तो जित समझो आपको 5 लाख का आईटीसी क्रेडिट हुआ था, उसके सामने आपने क्रेडिट लिया है 3B के अंदर 6 लाख रुपए का, तो वो तो नहीं चलेगा। ठीक है। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद 49(12) सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जिसने अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया, पैसा पे नहीं किया, सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इन लोग जो ये लोग जो है ये अपना क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी के जितने भी लोग हैं वो लोग अपना आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हैं, बट उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा इनटू एलिजिबल क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, उसके बेसिस पे वो लोग बाइफरकेट कर देंगे। Manner of dealing with the differences in liability reported in the statement of outward supplies and reported in the return। So, रूल 88C जो हम लोगों ने ऊपर देखा था अभी जीएसटीआर 1 के टाइम पे, प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद द डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड एज पर जीएसटीआर 1 एंड 3B। अगर आपका जीएसटीआर 1 का डेटा एक्सीड करता है फ्रॉम द डिटेल्स इन जीएसटीआर 3B बाय स्पेसिफिक एक्सटेंट, तो इन दैट केस आपको डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, प्लस आपको डिफरेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद इन 7 डेज कि भाई ये डिफरेंस क्यों आया। क्यों आपका जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिख रहा था बट जीएसटीआर 3B में आते आते वो आउटवर्ड सप्लाई कम हो गया और आपने कम अमाउंट पे टैक्स पे किया। अनलाइक टैक्सपेयर ईदर डिपॉजिट्स द स्पेसिफाइड अमाउंट या तो एक्सप्लेन्स द रीजन विद रिस्पेक्ट टू द सेम, आगे का उसको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B आईएफएफ ये सब कुछ भी फाइल करने नहीं मिले। 88C अपने को क्या बोलता है, where taxpayer payable by the registered person in accordance with the statement of the outward supplies in respect of the tax period exceeds the amount of the tax payable by such person in accordance with the returns furnished under 3B by such amount and such percentage जो recommend करेगा काउंसिल, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड द डिफरेंस। जीएसटी पोर्टल आपको डिफरेंस इंटीमेट करके दे देगा कि भाई ये आपका ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, इतना तो हम लोग एलिजिबल नहीं करवाते हैं। आपके पास 7 डेज का टाइम है, 7 डेज के अंदर या तो आप डिफरेंशियल लाइबिलिटी को पे कर दो या तो आप डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दो। सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल अपॉन द रिसिप्ट पे द डिफरेंस अमाउंट विद इंटरेस्ट या तो फिर फर्निश द रिप्लाई विद इन 7 डेज। ठीक है। अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 डेज विद नो एक्सप्लेनेशन, तो इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर जो है वो फिर आगे का वर्टी से आप लोगों का रिकवरी वगैरह प्रोसीडिंग्स जो है या आगे का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंसेस इन आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B एंड 3B। ये रूल 88D है, ये क्या बोलता है, जैसे 1 और 3B में डिफरेंस आ सकता है वैसे जीएसटीआर 2B और 3B में भी डिफरेंस आ सकता है। मतलब 1 में और 3B में डिफरेंस किसकी वजह से आया था, आउटवर्ड सप्लाई। 2B और 3B में डिफरेंस किसकी वजह से आएगा, इनवर्ड सप्लाई। 2B के हिसाब से आपको क्रेडिट एलिजिबल था 5 लाख रुपया, बट आपने जब क्लेम किया क्रेडिट इन जीएसटीआर 3B तो आपने क्रेडिट क्लेम किया ऑफ समझो 8 लाख रुपए, तो ज्यादा क्रेडिट आप लोगों ने क्लेम किया है, तो दैट विल ऑल्सो बी नॉट अलाउड। अगेन यहाँ पे आपको क्या होगा, अगेन यहाँ पे आप लोगों को नोटिस आ जाएगा कि भाई देखो आपको क्रेडिट एलिजिबल था एक्स अमाउंट, आपने क्रेडिट लिया है और एक्स अमाउंट, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक्सेस क्रेडिट को रिवर्स करके जितना पेमेंट बनता है वो पेमेंट आप दे दो, या तो फिर 7 डेज के अंदर अगेन क्या कर दो, आप आपका रिप्लाईज दे दो दैट व्हाट इज द थिंग, व्हाई डिड यू टेक द एक्सेस क्रेडिट। जितना क्रेडिट आपने लिया है एक्सेस का वो आपको देना पड़ेगा, एक्सेस जो भी है वो विद इंटरेस्ट पे कर दो, या तो फिर आप 7 डेज के अंदर डिटेल्स दो।
ठीक है। फॉर्म एंड मैनर ऑफ ascertainment of the details of the inward tax liability under GSTR 2A and 2B. GSTR 2A is a system generated read only statement. This statement is updated on a real time basis. जैसे जैसे सामने वाला बंदा अपलोड करेगा वैसे वैसे आपको दिखते रहेगा। जैसे आपका 2A है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, वैसे ही 4A रहेगा कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। ठीक है। अ सिस्टम जनरेटेड इनवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट फॉर ISD 6A, नॉर्मल टैक्स पेयर 2A, कंपोजिशन टैक्स पेयर 4A, ISD वाला जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करके सामने वाले को क्रेडिट मिल रहा है तो उसके लिए 6A। Details of the invoices furnished by the NRTP in the form GSTR 5. Details of the invoices furnished by ISG in the form GSTR 6. Or details of the TDS by the deductor in GSTR 7 and TCS by e-commerce operator in GSTR 8. ये सब भी आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब सामने वाले बंदा जिससे आपने खरीदा है, अगर वो NRTP है तो 5 से 2A में आ जाएगा, ISD है तो 6 से 2A में आ जाएगा, TDS TCS है तो 7 8 से 2A में आ जाएगा। ये सब डिटेल्स भी आप लोग के 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सब चीजों का भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। अगर IGST पेड है ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ब्रॉट इनटू DTA, तो इन दैट केस ऑल्सो ये भी आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। Details become available to the recipient for view and download and are updated incrementally as and when the supplier uploads the details. 2B क्या होता है? 2B is also an auto-generated statement containing details of eligible ITC. सिंपल बोलूं तो 2A जो है वो आपका टोटल ITC रहेगा, 2B जो है वो आपका एलिजिबल ITC रहेगा। उसमें से वो क्या कर देगा, 2A में से जितना ब्लॉक्ड है, जितना एलिजिबल नहीं है, वो सब चीजों को निकाल देगा, बाकी का आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इट इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट अवेलेबल वंस अ मंथ। इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जो सामने वाले ने GSTR 1 या तो QRMP स्कीम के थ्रू फाइलिंग करके रखा है, डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस बाय द नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन GSTR 5, ISD GSTR 6, and the details of outward supplies furnished by the supplier opting for QRMP under IFF for first quarter, first month of the quarter, second month of the quarter and third month of the quarter, तो GSTR 1 के थ्रू ही आ जाएगा। पहले 2 महीने का IFF, थर्ड मंथ का GSTR 1। Additional details or amendments in details of the outward supplies furnished by the supplier in the form GSTR 1A filed between the day immediately after the due date of the return filing of GSTR 1 of the previous tax period to the due date of the GSTR 1 of the current tax period. That is, लास्ट मंथ में अगर आपने 1A फाइल किया था तो वो आपके करंट मंथ के 2A में आ जाएगा, 2A 2B में आएगा। बिकॉज हमने अभी ऊपर बात किया था, सप्लायर के 3B में तो वो वही मंथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट रेसिपिएंट के 2A 2B में वो कब होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि लास्ट मंथ में अगर किसी ने 1A फाइल किया रहेगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपको करंट मंथ में 1A में आ जाएगा। IGST का डिटेल्स भी आप लोग का आ जाएगा। ठीक है। In case of monthly form of GSTR 1, the cutoff date is 00 hours on 12th of the relevant month to 23:59 hours of 11th of the succeeding month. लास्ट मंथ का 11 तारीख खत्म होगा तो 12 तारीख से चालू हो जाएगा, ये मंथ के 11 तारीख तक आपका चलेगा, तब तक आप ये सब इनवॉइसेस वगैरह डिटेल्स अपलोड कर सकते हो। डिटेल्स फाइल्ड इन द GSTR 1 and 5 and form 6 would be reflected in the next open form of GSTR 2B of the recipient irrespective of the supplier's date of filing. फर्स्ट एंड सेकंड मंथ IFF से आ जाएगा, नेक्स्ट जो जाएगा वो आपका GSTR 1 से जाएगा, थर्ड मंथ तो GSTR 1 के थ्रू ही जाएगा। एग्जाम्पल, 2B का जनरेशन कब है, जुलाई मंथ रहेगा तो 14 अगस्त, अगस्त रहेगा तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई मेरा अगर आप देखोगे तो क्वार्टर एंड वाला मंथ है, तो उसका भी 14 अगस्त को ही आएगा नेक्स्ट मंथ का, अगस्त का भी 14 सितंबर, सितंबर का 14 अक्टूबर। मतलब सिंपल बोलूं तो GSTR 2B जनरेट होने का डेट इज इन ईच एंड एवरी केस, मतलब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, मंथली रिटर्न फाइल करो, कोई भी रिटर्न फाइल करो, डेट इज 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर। अप्रैल मई जून रहेगा तो 14th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज जुलाई 14th आ जाएगा। मंथली भी रिटर्न फाइल करते हो तो 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक 2B का डिटेल्स? यस मैम। एक बार जस्ट चेक कर लो, फिर हम लोग GSTR 3B पे चलेंगे। ठीक है, एक बार जस्ट ग्लैंस कर लो। मॉड्यूल रखते हो क्या तुम लोग सामने? हाँ मैम। हाँ, लैपटॉप पे यस वगैरह। मैम। हाँ, लैपटॉप पे वगैरह किसी पे ओपन करके रखने का। ठीक है, एक बार चेक कर लो, ग्लैंस कर लो, फिर 3B पे चलते हैं। स्टार्ट करें आगे का? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला रिटर्न, दैट इज योर GSTR 3B। ठीक है, सब चीजें कल्मिनेट होके इसके अंदर आ जाती है। GSTR 1 का डेटा इसके अंदर आएगा, GSTR 2A 2B का डेटा जो भी अपना है वो भी बॉइल डाउन होके इसके अंदर आ जाएगा।
दिस इज बेसिकली द रिटर्न जहाँ पे अपना क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन होता है, ठीक है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 प्रिस्क्राइब्स अ मंथली रिटर्न। जनरली अपना मंथली ही होता है, बट अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जाते हो तो आप जीएसटी या 3B को भी क्या कर सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हो, ठीक है। अदर देन आईएसडी, अदर देन एनआरटीपी, अदर देन सीटीपी, अदर देन टीडीएस, टीसीएस एंड ओआईडीआर, इनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी लोग आपका क्या करेंगे, जीएसटी या 3B के जैसा फाइलिंग वगैरह कैरी आउट करेंगे। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन क्यूआरएमपी का स्कीम दे सकते हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। GSTR 3B is a form prescribed for filing the return. It contains the summary of the outward supplies, inward supplies, RCM, eligible ITC, all सारा चीजें। तो देखो 3B के अंदर ना कोई भी इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं है। वाई? आउटवर्ड सप्लाई का इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑलरेडी GSTR 1 में जा चुका है, जिसका समरी होके 3B में आएगा। इनवर्ड सप्लाईज जो भी है उसका डिटेल्स आपका 2A 2B में जा चुका है, वहां से समराइज होके वो 3B के अंदर आ जाएगा। तो 3B के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज अ समराइज्ड डेटा, नॉट एन इनवॉइस लेवल डेटा। GSTR 3B can be submitted electronically through the common portal, either directly or through facilitation center. Further, a nil GSTR 3B can be filed through SMS using registered mobile number, या तो आप लोग को 3B मंथली या क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। मंथली अगर फाइल करते हो तो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, क्वार्टरली अगर फाइल करते हो तो 22nd या 24th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, इन केस ऑफ द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर द क्यूआरएमपी स्कीम। तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का स्कीम हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे हमको क्या बोला है कि भाई अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप GSTR 1 एंड GSTR 3B जो है वो क्वार्टरली फाइल करो, जिसमें मंथली आपको जो 2 महीने बचेंगे, फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स जो रहेंगे उसमें आपको क्या करना रहेगा, IFF यूज करके इनवॉइस फर्निश करना है। एंड थर्ड मंथ के बाद आप क्या कर सकते हो, GSTR 1 फाइल कर सकते हो एंड GSTR 3B फाइल कर सकते हो। तो सिंपल है ये क्यूआरएमपी का स्कीम। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। क्वार्टरली फिर आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। Conditions to be fulfilled for eligible for QRMP scheme. What is a registered person shall not be eligible if he has not furnished the last return due on the date of exercising of such option. तो जिस दिन आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पहले तक के आपके सारे रिटर्न्स वगैरह जो है वो फुलफिल्ड होने चाहिए, सारे डिटेल्स फिल होने चाहिए। मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग द क्यूआरएमपी स्कीम, आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का IFF के थ्रू करोगे, थर्ड मंथ का रिटर्न फाइल करके नॉर्मली करोगे। नो नीड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एवरी क्वार्टर। एक बार आपने कर दिया तो जब तक आप एलिजिबिलिटी के अंदर हो तब तक आपका चलते रहेगा, आपको बार बार नहीं करना है। अनलेस आप इनएलिजिबल बन गए या तो आप ऑप्ट आउट करो कि भाई नहीं नहीं मुझे मंथली बेसिस पे आना है। ऑप्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम टू लैप्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया तो इन दैट केस आपको क्या करना रहेगा, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। तो इसमें समझो कि अगर अप्रैल में जून है और मेरा मई मंथ में 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो इन दैट केस अप्रैल में जून विल बी अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम ओनली। इसके बाद वाला जो है दैट इज जुलाई ऑनवर्ड्स जो है वो आपका किस में जाएगा, नॉर्मल स्कीम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। Facility of opting out of the scheme will be available for the quarter when available for first day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. इसका मतलब क्या होता है, the facility of opting out of the scheme will be available from first day of the second month of the quarter. तो second month मतलब अप्रैल मई जून अगर है तो मई का फर्स्ट डे, फर्स्ट मई से लेके टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो मतलब फर्स्ट मई से लेके आपका जुलाई मंथ तक मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ दैट इज 31 जुलाई तक मैं इसको ऑप्ट आउट कर सकती हूँ। तो मेरे पास ऑप्टिंग आउट के लिए टाइम कितना बचा हुआ है, अगर अप्रैल में जून क्वार्टर में मैं डिसाइड करती हूँ तो इन दैट केस आई कैन डिसाइड फर्स्ट मई से लेके नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक दैट इज जुलाई 31 तक मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इन केस ऑफ द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर द क्यूआरएमपी स्कीम, तो इन दैट केस अगर आप ये स्टेट्स के अंदर सिंपली बोलो तो सेंटर स्टेट्स आ गए और आपके साउथ वाले सारे स्टेट्स आ गए, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन दीव नागरा दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, नथिंग बट सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया। 22nd डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर है। एंड बाकी के जितने भी दैट इज हिमाचल, दैट इज आपका नॉर्दर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, आसाम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल आपका आ गया, तो सॉरी वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड चंडीगढ़, दिल्ली। यहाँ पे आपको 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको पे करना रहेगा। नील GST या 3B सिंपल है, SMS के थ्रू आप फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, OTP के थ्रू आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द 3B इज 3 years, अगेन वही सेम रहेगा। कंटेंट्स ऑफ 3B, अगेन बेसिक कंटेंट्स आपका ऑटो फिल्ड आएगा, GST एंड ऑटो फिल्ड आता है, लीगल नेम ऑफ द पर्सन आ जाएगा, ईयर एंड मंथ ऑफ द क्वार्टर आ जाएगा। अदर डिटेल्स में क्या आ जाएगा, समराइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जो आपका ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया GSTR 1 से, इनवर्ड सप्लाईज जो भी RCM के ऊपर लाइबल है वो भी आपका ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा।
समराइज डिटेल्स ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर्स जो भी है उनका भी आ जाएगा। एलिजिबल एंड इनएलिजिबल आईटीसी जितना भी है आपका वो आ जाएगा, दैट इज फ्रॉम 2A एंड 2B। एलिजिबल वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज, रिलेटेड सप्लाईज, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट अगर कुछ है तो वो भी एडजस्ट करने के लिए ले लेंगे। अगर आपका कुछ एरर होता है, अगर उसको रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस द रिटर्न्स आर built in from the individual transaction, there is no requirement of having a revised return. Any need to revise the return may arise due to the need in the change of invoices and debit note. तो सिंपल है, वो क्या बोल रहे हैं, 3B डायरेक्टली कभी भी आपका रिवाइज नहीं होगा। अगर 3B रिवाइज हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं जीएसटीआर 1 में इशू है या तो 2B में इशू है। तो इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं कि जब 3B रिवाइज करने की नौबत आती है, दैट मीन्स आप या तो जीएसटीआर 1 रिवाइज करोगे या तो जीएसटीआर 2B रिवाइज करोगे, 2A 2B रिविजन होगा। वो जैसे रिवाइज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इन दैट केस 3B में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल फ्लो फ्रॉम योर 1 या तो फिर 2A 2B। ठीक है। Omission or incorrect particulars discovered in the returns filed under the 39, including the returns filed by the composition supplier, returns for TDS, ISD returns, and returns by NRTP, can be rectified in the return to be filed for the tax period during which such omission or incorrect particulars are noticed. Any taxpayer tax payable as a result of the error or omission will be required to be paid along with interest. वो तो ऑब्वियस है, अगर आपका कुछ भी शॉर्ट पेमेंट होता है या रॉन्ग पेमेंट होता है तो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। एक्सेप्शन, अगर स्क्रूटिनी या व्हाट की ऑडिट इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो इन दैट केस इट विल बी रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, फिर इन दैट केस वो पूरा का पूरा आपका असेसमेंट कैरी आउट होगा। उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर के हिसाब से आपको आगे का प्रोसेस देखना पड़ेगा। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द रेक्टिफिकेशन इज 30th नवंबर ऑफ द ईयर एंड होने के बाद, या तो एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक जाता है तो उसके पहले कर दो जो भी। A return furnished under GS 39(1) on which self-assessed tax has been paid in full is considered as valid return. Filing of the return for the current month is possible only when the return for any of the previous tax period of GSTR1 is furnished. टैक्स पेयर इलेक्ट्रॉनिकली इसको सबमिट करेगा। इलेक्ट्रॉनिकली आप साइन कर सकते हो डीएससी के थ्रू, आधार के थ्रू, ईवीसी के थ्रू, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप उसमें से कुछ भी ले सकते हो। समझ में आया 3B? 3B वॉज सिंपल। Yes, ma'am. एक बार चेक कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं GSTR4 के साथ। एक बार ग्लांस कर लो सर। चलो लेट्स मूव टू GSTR4। आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, Okay. नेक्स्ट GSTR4 अपना किसके लिए होता है? कंपोजिशन डीलर के लिए है। ठीक है। Person eligible to file the return periodically in the form of the return. A registered person paying tax under the composition levy shall for the each financial year or part thereof furnish a return electronically of the turnover in the state or union territory, inward supply of the goods and services, tax payable, tax paid and such other particulars। तो देखो सिंपल है, कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली बेसिस पे आप लोगों का रिटर्न फाइल करना रहता है। ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे वो क्या करेगा, 3 महीने का कितना टर्नओवर हुआ, आउटवर्ड सप्लाईज दैट इज बेसिकली द टर्नओवर, वो टर्नओवर को गैदर करेगा पूरा का पूरा। ठीक है। उसके ऊपर जो भी परसेंटेज अपना अप्लाई होता है दैट इज 3%, 3%, 6% या तो 0.5, 0.5 जो भी आपका एप्लीकेबिलिटी है वो आप अप्लाई करोगे एंड देन यू विल पे द टैक्स अकॉर्डिंगली। आईटीसी आपको एलिजिबल है ही नहीं, बट जितना भी इनवर्ड सप्लाईज आपने लिया हुआ है उसका डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे फर्निश कर दोगे। ठीक है। कंपोजिशन डीलर के लिए अपना जो रिटर्न है दैट इज GSTR4। ठीक है। GSTR4 for the financial year or the part thereof should be filed electronically through the common portal या facilitation center. Quarterly statement for the payment of self-assessment tax. Every composition dealer shall pay the tax to the government. The tax due taking into account the turnover in the state, inward supplies, tax payable and such other particulars as may be prescribed. GST CMP 08 आप फाइल करते हो जब आप क्वार्टरली करते हो by 18th of the next month succeeding the quarter। और 4 जो है वो हम लोग ईयरली फाइल करते हैं पूरा का पूरा। GSTR4 जो है वो कब जाएगा, 30th जून सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर।
तो जीएसटी सीएमपी 08 कंपोजिशन, सीएमपी इज कंपोजिशन 08 जो है वो आपका फाइल होगा बाय 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जिसमें आप बेसिक सारा टर्नओवर डिटेल्स वगैरह दे दोगे और टैक्स पे कर दोगे। जीएसटीआर 4 पूरे साल का कंबाइन करके आप लोग एक बार दे दोगे। CMP 8 का आपका 18th है नेक्स्ट मंथ। What kind of details of outward supplies are required to be furnished in GSTR 4? Invoice wise interstate and intrastate what is supplies जो भी है वो आपको देना पड़ेगा रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड पर्सन को, एंड कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो जितना भी आपका इनवर्ड सप्लाईज था उसका इनवॉइस वाइज डिटेल्स दे दो, आउटवर्ड सप्लाईज का कंसोलिडेटेड, क्योंकि इधर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सामने वाला क्रेडिट ले ही नहीं सकता, कंपोजिशन में तो आप खुद ही टैक्स पे। ऑटो पॉपुलेशन इनवर्ड का तो आपका हो जाएगा GSTR 4A, जैसे 2A अपना होता है वैसे 4A आ जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज, जितना भी आपने सामने कस्टमर्स को सेल किया है, आउटवर्ड सप्लाईज जितना भी आपका हुआ है उसका इनवॉइस वाइज डिटेल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसोलिडेटेड समरी दे दोगे तो भी चल जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, सिंस कंपोजिशन टैक्स पेयर आर नॉट एलिजिबल टू आईटीसी, उनको कैश लेजर से ही डिस्चार्ज करना पड़ता है, क्रेडिट लेजर उनके लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर जीएसटी सीएमपी 08 अगर आपका निल जा रहा है कोई मंथ में आपका, अगर व्हाट वी से कि समझो कोई आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं, कुछ टर्नओवर है ही नहीं, तो इन दैट केस आप क्या कर दोगे, सिंपल है, निल रिटर्न आप एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हो ओटीपी बेस्ड। कंटेंट्स क्या क्या जाएगा देखो, बेसिक में तो जीएसटी आ जाएगा, लीगल नेम जाएगा, टीडीएस टीसीएस अगर कुछ आपका है तो उसका क्रेडिट ले सकते हो आप, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेएबल है, रिफंड क्लेम अगर आपने कुछ किया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। आउटवर्ड सप्लाई में इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाएगा इनवर्ड सप्लाईज का, जो आपका GSTR 4A से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। सेल्फ एसेस लाइबिलिटी जो CMP 08 के हिसाब से आपने क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया है वो आ जाएगा उसका समरी। टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर आरसीएम वगैरह एलिजिबल था तो वो आपका आ जाएगा। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज आपका आ जाएगा। स्टेटमेंट एंड रिटर्न फॉर द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम, तो जितना आपका कंपोजिशन स्कीम के पहले का था वो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर या तो एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, इसके पहले आप लोगों को फर्निश करना पड़ेगा। Composition taxpayer will not be eligible to avail the ITC on receipt of the invoices or debit note for the period prior to the date of obtaining of the tax paying under the composition। इसके लिए ना सिंपल है, यहाँ पे देखो, a registered person prior to exiting GST CMP 08 relating to the period prior to exiting of the composition scheme 18th of the month succeeding the quarter GST till 30th April of the following the end of the year, ये आपको फाइल करना पड़ेगा। जिस दिन से आपने कंपोजिशन के लिए ऑप्ट किया है वहां से लेके आपका GST CMP 08 चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाओ, आप एक रेगुलर टैक्स पेयर थे और आप उसमें से कंपोजिशन टैक्स पेयर में जा रहे हो, तो इन दैट केस स्टेटमेंट और रिटर्न रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम टू बी फाइल्ड, मतलब जब तक आपने फॉर एग्जांपल अप्रैल से लेके अगस्त तक आप रेगुलर टैक्स पेयर में थे एंड सितंबर मंथ से यू आर मूविंग टू द कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो अप्रैल टू अगस्त का जो नॉर्मल रिटर्न है वो तो आपको फाइल करना पड़ेगा। कब तक फाइल करना है, टिल द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल 2026 से मार्च 2027, सितंबर 2027 तक आपको अप्रैल टू अगस्त का जो भी पार्ट है वो फाइल करना है और फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। नाउ इसके बाद से दैट इज अगस्त सितंबर मंथ से आपका क्या चालू हो जाएगा, फिर आपका QRMP वाला स्कीम जो है वो चालू हो जाएगा। QRMP सॉरी, आपका कंपोजिशन डीलर वाला जो स्कीम है वो चालू हो जाएगा। नाउ अगर आप कंपोजिशन से एग्जिट करके रेगुलर टैक्स पेएबिलिटी में आते हो तो इन दैट केस GST CMP 08 फाइल करना पड़ेगा प्रायर टू द एग्जिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम बाय 18th ऑफ द मंथ, एंड GSTR 4 आपको फाइल करना है साल का 30th अप्रैल। तो मैडम अगर मैंने करंट ईयर में दो किया है, मतलब इन द सेंस मैंने पहले रेगुलर में थी फिर कंपोजिशन में आई और ऐसा कुछ है, तो मुझे साल के बाद दो फाइल करना पड़ेगा, द आंसर इज यस, आपको ये भी फाइल करना पड़ेगा और आपको ये भी फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक का पार्ट, GSTR 4 वाला? यस मैम। यस ठीक, मैम। यहाँ तक एक बार देख के आना नेक्स्ट लेक्चर तक, इसके आगे का जो पार्ट है GSTR 5 से जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। ओके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना मॉड्यूल 2 खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। ओके। ओके चल मैम। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।